टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ को मतदाता के सामने रख दिया जाता है। टीम मतदाता को बैलेट पेपर के बारे में बताती है। सारे वोटर लिस्ट में सबके नाम है, चुनाव चिन्ह जो नाम है आगे, जिसको भी आपको वोट डलवाना है बाबा से, उसके आगे राइट का निशान लगाना। जैसे ही मतदाता मतदान के लिए तैयार हो, उसके सामने एक स्टैम्प पैड रखा जाता है। के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए चरम पर प्रचार। ओडिशा में 3 जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस पर पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश का लगाया आरोप। झारखंड में चतरा की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस JM पर साधा निशाना। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी। अमित शाह ने तेलंगाना में भरी हुंकार, कहा हम बढ़ रहे 400 पार की ओर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। JP नड्डा ने तिरुपति में किया रोड शो, तो हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर ने की विजय संकल्प यात्रा। चुनावी रण में विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की रैली, तो RJD नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में की जनसभा। और आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंकी और इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह, जी किशन रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मतों का फैसला होना है। तो देखिए हमारी इस पर यह खास रिपोर्ट। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। चौथे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बयानों के तीर चले। वहीं सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी और पाकिस्तान पर कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे।
चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एसएस अहलूवालिया, बीट सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से बंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से वाईएसआरसीपी के वी विजय साई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। चौथे चरण की इन 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस जो कि अब बीआरएस है उसको 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। वहीं एआईएमआईएम, बीजेडी और शिवसेना को 2-2, जेडीयू, एलजेपी, एनसीपी और जेकेएनसी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तीसरे चरण तक तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो चौथे चरण को लेकर क्या है जमीनी हकीकत, इसी पर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं और हमारे साथ यूपी से अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अश्विनी, साफ तौर पर 13 सीटों पर यहां पर चुनाव होना है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर 13 सीटें हैं। 2019 में हमने देखा कि इसमें 13 में से 13 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी। अब की बार का चुनावी गणित क्या कहता है कि अब की बार क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? क्या इंडी गठबंधन अब की बार कुछ बड़ा हासिल कर पाएगा? निश्चित तौर से, और यही सवाल है जो भाजपा को और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जो कि यहाँ पर है, दोनों को एक दूसरे को प्रेरित कर रही है अपना बेहतर और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। सच्चाई ये है कि भाजपा को अपना बचाना है, अपनी बचानी है 13 की 13 सीटें, और कांग्रेस सपा गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो साफ थे। लेकिन ये खास तौर से बात यह है कि ये वो क्षेत्र हैं जो खास तौर से समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं, चाहे वो इटावा की बात की जाए, चाहे कन्नौज की बात की जाए, फर्रुखाबाद की बात की जाए, या फिर आसपास के कानपुर और कानपुर से सटा हुआ अकबरपुर की बात कही जाए। कांग्रेस और सपा के साथ आने के बाद जो वोटों का कहीं न कहीं बिखराव होता था, खास तरीके से मुस्लिम वोटों का जो बिखराव होता था, वो कंसोलिडेट हो गया है और खास तौर से वो इंडिया गठबंधन को एक तरफा तरीके से जाता हुआ दिखता है, जो कि क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से पिछली बार अगर बसपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, बसपा और सपा का गठबंधन था, तब भी कहीं ना कहीं ये वोटों का बिखराव देखा जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को अपनी सारी 13 के 13 सीटें बचाए रखने की चुनौती है, और समाजवादी का जो खास तौर से जो यादव बहुल इलाका है
या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में जो वर्मा बहुल इलाके हैं वो भी इन सब क्षेत्रों में पड़ते हैं। चाहे सीतापुर की बात करें, खीरी की बात करें, धौरहरा की बात करें, इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के वर्मा वर्ग का प्रतिनिधित्व तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से ज्यादा है। और इटावा, कन्नौज और इन सब क्षेत्रों में बिल्कुल अश्विनी, कन्नौज के जब हम सियासी गणित की बात करते हैं, पूरा गढ़ माना जाता है, सियासी गणित की बात करते हैं, कन्नौज की अगर हम बात कर रहे हैं जी, तो ऐसे में अश्विनी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव 12 साल बाद यहां से चुनावी मैदान में हैं और अब की बात ताल ठोक रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है कि अखिलेश यादव, क्योंकि हमने देखा कि डिंपल यादव को 2019 में वहां पर जो सांसद अभी वहां पर सुब्रत पाठक हैं उन्होंने हराया था, तो ऐसे में अब की बार का जो चुनावी गणित है वो क्या कह रहा है और जो समीकरण है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर इसका जवाब सुब्रत पाठक के ही शब्दों में देने की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछली हार का प्रतिशोध लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव ने, जैसे मुलायम सिंह यादव कुश्ती के दंगल में धोबी पाट एक दांव होता है, अंतिम समय पर मारा जाता है, वो लोगों को पता नहीं चलता है, उसी तरीके से उन्होंने अपना आखिरी दांव तब चला जब आखिरी दिन नामांकन से पहले उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया और खुद वो मैदान में कूद गए। अगर अखिलेश यादव वहां से मैदान में होते तो हो सकता है जातीय समीकरण और इन समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशियों के चयन में कहीं ना कहीं समय मिलता, लेकिन वो समय न मिल पाए और सुब्रत पाठक की अंतिम तौर से वो उम्मीदवार वहां पर भाजपा के रहे और उन्होंने, क्योंकि डिंपल यादव को हराया था, अखिलेश ने पत्ते एकदम लास्ट में खोले। अखिलेश यादव इससे बाद अपनी सियासत की शुरुआत उन्होंने कन्नौज से की, लगातार उसके बाद वो वहाँ पर सांसद रहे, मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद रहे। 1996 और 2019 में ही भाजपा वहाँ पर जीतने में कामयाब रही। राम मनोहर लोहिया से लेकर वो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन उस समाजवादी गढ़ को ढहाने का काम सुब्रत पाठक ने किया था। वहां पर जबरदस्त दिलचस्प मुकाबला है। हाँ, अखिलेश यादव ने अपनी बड़ी भावुक अपील की कि ये वही क्षेत्र है जहां पर हमारे पिता ने आपको सौंप दिया था। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वहां पर रैली हुई। इटावा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। तो दोनों राजनीतिक दलों ने बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि हम अश्विनी कह सकते हैं क्योंकि वहां पर गढ़ नजर है और इस गढ़ पर भी साफ तौर पर नजर रखी जा रही है और हम साफ तौर पर इस बात को भी समझ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव का अब की बार चुनावी मैदान में ताल ठोकना ये बहुत बड़ी बात निकलकर यहां से सामने आती है, क्योंकि अब की बार खुद समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने आप को वहां साबित करती है ये देखना होगा 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे तब। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह, क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चौथे फेज की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए तमाम जो सरगर्मियां हैं वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, आइए सीधे हैदराबाद का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश, संक्षेप में चाहूंगा कि आप जवाब दें साफ तौर पर। अगर हम देश की सबसे हॉट सीटों की बात करें तो हैदराबाद की सीट है। असुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में और साथ ही साथ बीजेपी ने वहां से माधवी लता को उतारा है। कितना अब की बार का इलेक्शन चुनौतीपूर्ण होने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है, क्या है वहां का समीकरण? जी बिल्कुल, अगर बात तेलंगाना की जाए तो जैसे आपने दर्शकों को बताया है कि यहाँ पर चौथे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। यहाँ पर लगभग 17 सीटें यहाँ पर हैं और 525 उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में।
ऐसे में आपने कही है तमाम जो राजनीतिक दल है यहाँ पर, तमाम राजनीतिक दलों ने आज अपना चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। अब जो है जो प्रत्याशी है वो घर घर जाकर के चुनाव प्रचार कर सकते हैं और कल तमाम यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जाएंगी मतदान बूथों की तरफ। ऐसे में कहा जा सकता है कि कई बड़े ऐसे नाम हैं जिनकी साख यहाँ पर जो है दांव पर लगी हुई है, तब चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो या बीआरएस की तरफ से हो। ऐसे में गौरव की जाए, बात की जाए तो कई सारे मुद्दे यहाँ जमीन पे भी रहे हैं, तब चाहे वो पावर कट का मामला हो या सिंचाई का मामला हो। इसके बिल्कुल अलावा ये सब तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं हो। वो अब की बार तो प्रभावी होंगे ही, और साथ ही साथ इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जनता अब की बार जो वोट देगी वो इन्हीं सब मुद्दों पर देती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच अब पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर घमासान चढ़ गया। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों पर जमकर निशाना साधा। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक आए विवादित बयानों से सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। पहले पुंछ में शहीद जवान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार की आपत्तिजनक टिप्पणी। फिर पाकिस्तान की पैरवी करते कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर का वायरल वीडियो, और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए विवादित बयान से राजनीति गर्मा गई है। पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जाम्पल। दे हैव फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्यों होने दिए? उसके बाद आप किए नहीं किए भगवान जाने। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। कांग्रेस नेताओं के ऐसे ही बयानों पर ओडिशा के कंधमाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश कर रही है और उसके इसी रवैये के कारण दशकों तक देश आतंक का दंश झेलता रहा है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता रही है। मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। पुलवामा हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर रेवंत रेड्डी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। बीजेपी का कहना है कि भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और रेवंत रेड्डी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी, जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं, अरे भाई उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी, जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पटाखा भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप
वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शरण देने वाली कांग्रेस भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है। बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने खुशी जताई है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन नेताओं को फवाद चौधरी की ओर से बार बार समर्थन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की संसद में कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। इससे पहले फवाद चौधरी ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दरअसल आम चुनाव के बीच कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान के परमाणु बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं झारखंड में चतरा की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार को ओडिशा और झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की। पीएम ने ओडिशा के कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ के साथ ही झारखंड के चतरा में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। ओडिशा की जनसभाओं में पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य में सत्ताधारी बीजू जनता दल सरकार को भी जमकर घेरा। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा विजयी होगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमीन से कटे होने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि सीएम बिना कागज देखे सारे जिलों के नाम भी नहीं गिना सकते। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? बोलांगीर की जनसभा में पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि 4 जून बीजेपी सरकार की एक्सपायरी डेट है। पीएम ने कहा कि 10 जून को राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। पीएम ने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। आपने करीब 25 साल तक बीजेडी को अवसर दिया। बीजेडी नेताओं के पास बंगले हो गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन यहां से नौजवान दादन के लिए मजबूर है, पलायन के लिए मजबूर है। बरगढ़ में विशाल जनसभा में पीएम ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता हैं। पीएम ने राज्य सरकार द्वारा डुप्लीकेट चाबियों की बात कहे जाने पर भी सवाल उठाए। पीएम ने पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है। पीएम ने कांग्रेस और उसके साथियों पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? झारखंड के चतरा में पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जोरदार कटाक्ष किया। इंडी नेताओं के सहयोगियों के यहां भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद होने पर भी पीएम ने प्रहार किया।
पीएम ने कहा कि इस लूट के खिलाफ कार्रवाई मोदी कर सकता है, जिस पर कोई दाग नहीं है। पीएम ने कहा कि 4 जून को एनडीए का 400 पार होना तय है। जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। ओडिशा और झारखंड की जनसभाओं में पीएम ने वोट बैंक की राजनीति पर भी वार किया। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम के चुनावी दौरे के दौरान हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। कंधमाल से नीरज, बोलांगीर से विशाल, बरगढ़ से नितेंद्र और चतरा से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब वाराणसी का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीर आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं और इस आरती में हिस्सा ले रहे हैं। गंगा की ये आरती है और साथ ही उनके साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी का जो कायाकल्प हुआ है उसके बाद से अभूतपूर्व जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आती रही हैं और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि गंगा आरती कितने भव्य तरीके से यहाँ पर मनाई जाती है। और जिस तरह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में सांसद बनकर आए हैं तब से लगातार हमने देखा है कि बनारस का जो कायाकल्प हुआ है उससे पहले बनारस कैसा था और अब बीते 10 साल में जब अब परिवर्तन हम देख सकते हैं तो एक बदलाव की तस्वीर, एक बदलाव की बयार यहाँ पर नजर आई है और विकास का जो मूलभूत ढांचा है उसको और ज़्यादा विकसित यहाँ पर किया गया है। गंगा घाटों का आज आप सौंदर्यीकरण देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरह से जो यहाँ पर काम किए गए वो कितने कारगर साबित हुए और ये सब उसी की वानगी है। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि वाराणसी जो कि एक टूरिस्ट हब के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रख्यात है और जो साफ तौर पर संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे हुए है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और यही वो वानगी है जो लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत को संभालने का जो काम कर रहे हैं उसको और निखारने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको और ज़्यादा विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। इन सब के बीच हम देख सकते हैं कि लगातार जो वाराणसी की है उसका सूरत हाल पूरी तरह से बदल चुका है और सांस्कृतिक पटल पर भी हम जब देखते हैं तो विरासत को और ज़्यादा संजोने का और उसको और ज़्यादा निखारने का काम, संवारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें उसी की वानगी हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। संस्कृति, विरासत और धरोहर को एक साथ संजोकर ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। गंगा आरती की ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाराणसी का जो कायाकल्प हुआ है उसके बाद लगातार संस्कृति और विरासत को जो संजोने का काम किया गया है उसने किस तरह से ये पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है और विकास के बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित और सशक्त बनाने की जो कवायद है वो लगातार यहाँ पर दिखती हुई नजर आती है। और साफ तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक पटल को मजबूत करती हुई नजर आती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के परचम को और ज़्यादा बुलंद और सशक्त करती हुई भी नजर आती है। सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर नजर आ रहे थे। और इसी के साथ जनादेश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे MD